नमस्ते दर्शकों, आपको स्वागत है हमारे कार्यक्रम उड़ान में। आज का विषय वस्तु है हिंदी पत्रकारिता का उड़ीसा में भविष्य। इसके विषय में आलोचना करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप साहू, बीबीसी के पत्रकार है, और अमितांशु मिश्रा जी जो सनमार्ग के हिंदी अखबार में काम करते हैं। तो आपको स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हिंदी पत्रकारिता का भविष्य उड़ीसा में हम आलोचना करने जा रहे हैं। तो एक आवश्यकता क्या है? जैसे उड़ीसा एक उड़िया भाषी राज्य है, तो उसमें एक हिंदी अखबार या हिंदी पोर्टल या हिंदी न्यूज़ माध्यम का क्या आवश्यकता है? देखिए, हिंदी बोलने वालों की, पढ़ने वालों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो रही है, क्योंकि अब व्यापार के क्षेत्र में और भी दूसरे क्षेत्रों में बहुत सारे बाहर के लोग अब आके उड़ीसा में बस रहे हैं या काम कर रहे हैं। तो जाहिर है हिंदी पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही है, तो भविष्य मेरे ख्याल से बेहतर है। इसके अलावा उड़ीसा में जो बसे हुए हैं पहले से, उनमें से भी एक बड़ी संख्या में लोग हिंदी में अपना अखबार पढ़ना पसंद करते हैं या न्यूज़ देखना पसंद करते हैं। एक समय था, मुझे याद है 90 के दशक के दूसरे भाग में, जब टेलीविज़न का विस्तार हुआ पूरे देश में, करीब करीब सभी बड़े हिंदी चैनलों के यहाँ फुल फ्लेजेड ब्यूरो हुआ करते थे। लेकिन बाद में कॉस्ट कटिंग के वजह से या किसी और वजह से ब्यूरो तो नहीं रहा। कई लोगों ने केवल एक रिपोर्टर से काम चलाया। फिर एक दौर आया जब फुल फ्लेजेड रिपोर्टर भी नहीं रखा, एक स्ट्रिंगर से काम चलाने लगे। तो एक समय जी न्यूज़, एनडीटीवी, आज तक, एएनआई सभी के कोरेस्पोंडेंट हुआ करते थे। लेकिन बाद में ये दौर ख़त्म हो गया। लेकिन मुझे भविष्य के बारे में मैं काफ़ी आशावादी हूँ। मुझे लगता है आगे चल कर के हिंदी पत्रकारिता का भविष्य यहाँ काफ़ी उज्जवल है, क्योंकि हिंदी पढ़ने वाले, हिंदी में न्यूज़ कंज्यूम करने वाले की संख्या बढ़ने जा रही है। तो आगे भविष्य तो जरूर उज्जवल है, इतना मैं कहूँगा। मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या विचार है? हाँ, निश्चित रूप से आपने जैसे कहा कि उड़िया भाषी प्रदेश है, यहाँ क्यों सीखें, लेकिन लोग यहाँ के सिर्फ उड़ीसा में नहीं रह रहे आजकल। जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से लोग चारों तरफ जा रहे हैं, तो यहीं तो लोग नहीं रहेंगे, उड़ीसा से बाहर भी जाएंगे। तो जो बाहर जाएंगे उनके लिए क्या? उनके लिए निश्चित रूप से भारत में सबसे बड़ी संपर्क भाषा हिंदी ही है। आप अंग्रेजी से यहाँ सभी जगह काम नहीं चला सकते, इसलिए हिंदी तो निश्चित रूप से चाहिए। और हिंदी काफ़ी यहाँ विकास भी हो रहा है। अगर नई पीढ़ी को देखें तो सभी आपको मिलेंगे, छोटे छोटे बच्चे आपको मिलेंगे हिंदी बोलते हुए, तो काफ़ी बढ़िया है यहाँ। और निश्चित रूप से लोगों की काफ़ी रुचि है, सभी लोग यहाँ बोल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं बोलते हैं। और ये निश्चित रूप से भविष्य के लिए तो अच्छा है ही। और हिंदी सिर्फ यही नहीं, विदेश में भी आज हिंदी जो है काफ़ी उसकी मांग बढ़ी है राजभाषा के रूप में। राजभाषा विदेश में तो राजभाषा नहीं है, राजभाषा तो हमारे देश में, लेकिन एक संपर्क भाषा के रूप में जो विदेश से यहाँ आएंगे उनके लिए आज मजबूरी है कि वो धीरे धीरे हिंदी सीख रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ काम करना है। तो इसलिए भविष्य निश्चित रूप से अच्छा, और सबसे बड़ी संपर्क भाषा भी है इसलिए। और यहाँ जो अखबार निकल रहे हैं उनसे सीखने में काफ़ी मदद मिलती है लोगों को। वो चाहते हैं कि हमारी स्पेलिंग ठीक हो, हमारा जो वर्तनी ठीक हो, तो इसके लिए हिंदी अखबार को देखना पसंद करते हैं यहाँ। संदीप जी, आप अभी बोल रहे थे पहले बहुत चैनल हुआ करते थे, अभी नहीं है, तो क्या क्या चुनौतियाँ आ सकते हैं? जैसे हिंदी अखबार यहाँ आपका इसमें दर्शकों की कमी या पाठकों की कमी हो सकता है, रेवेन्यू की कमी, या फिर कोई और ही वजह है? नहीं, देखिए, कोई भी अखबार हो या कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके चलने के लिए रेवेन्यू की ज़रूरत होती है जी। अगर पाठक नहीं रहेंगे पर्याप्त संख्या में, या विज्ञापन पर्याप्त मात्रा में नहीं आएगी, तो किसी भी अखबार या टेलीविज़न के लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है यही कारण है कि अभी तक हिंदी पत्रकारिता पूरी तरह से यहाँ जम नहीं पाई है। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये कमियां दूरी होंगी
और बहुत सारे अखबार, अभी सनमार्ग का यहाँ एडिशन चल रहा है, नवभारत वाले पेज बना रहे हैं, तो मुझे लगता है आगे चल कर के बहुत सारी ऐसे हिंदी अखबार हो या टेलीविज़न चैनल हो, वो उड़ीसा में जो पोटेंशियल मार्केट है उसको भुनाने की कोशिश करेंगे और यहाँ उनके ब्यूरो रहेंगे या एडिशन निकलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि पाठकों की संख्या बहुत कम है, लेकिन एक बड़ा कारण मेरे ख्याल से ये है कि यहाँ विज्ञापन हिंदी अखबार को पर्याप्त नहीं मिलता है। ज़्यादातर उड़िया अखबार या उड़िया टेलीविज़न चैनल ले जाते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत जो विज्ञापन बचता है वो अंग्रेजी को जाता है। यही कारण है कि यहाँ कोई एडिशन निकालने की या ब्यूरो रखने की अभी तक सोचा नहीं है। बहुत सारे जो लीडिंग डेलीज हैं हिंदी के या लीडिंग चैनल हैं, उनको पर्याप्त विज्ञापन यहाँ से नहीं मिलता। लेकिन जिस तरह से विकास हो रहा है, जिस तरह से बहुत सारी कंपनियां बाहर की आकर के यहाँ अपना प्लांट लगा रही हैं, आगे के दिनों में मुझे लगता है विज्ञापन का आकार जो है हिंदी अखबारों के लिए और सभी अखबारों के लिए बढ़ेगा। और हिंदी की कई प्रमुख डेली जो हैं, जैसे दैनिक जागरण है या हिंदुस्तान है, अमर उजाला है, वो भी यहाँ एक पोटेंशियल देखेंगे और यहाँ से एडिशन निकला करेगा। जी, तो जैसे आपका मानना है मतलब रेवेन्यू ही एक वजह हो सकता है? रेवेन्यू एक बड़ी वजह है उसका, ये सिर्फ एक वजह नहीं है। यहाँ खास करके सरकार की तरफ से हिंदी अखबारों के लिए बहुत ज़्यादा मदद नहीं है। हाल फिलहाल में कुछ विज्ञापन उन्होंने दिया है, लेकिन जिस तरह से IPR में एक पैनलाइज होना चाहिए वो नहीं हो पाया है, जिस कारण से, और जो भी हैं प्राइवेट से ही जितने हैं उन्हीं से विज्ञापन से काम चल रहा है। अगर सरकार से मदद मिले, सरकार जिस तरह से हिंदी को बढ़ावा दे रही है, और थोड़ा उम्मीद भी जग रहा है, शायद संदीप जी एग्री करेंगे क्या संदीप जी कि जैसे यहाँ सरकार बदली है, पहले जो सरकार थी उनके सभी प्रमुख यहीं थे, लेकिन अब चूंकि दिल्ली से भी कनेक्ट हुआ है तो यहाँ के लोगों को वो दिल्ली भी माइलेज लेना पड़ेगा, तो हिंदी अखबारों को ही दिखाएंगे, और यह अखबार से बहुत अधिक शायद माइलेज नहीं मिले। इंग्लिश या हिंदी दो ही विकल्प बच रहा है अगर आपको दिल्ली में चलना है। तो आपका ये मानना है कि जैसे ओडिशा के बाद अगर केंद्र तक जाना है तो सूचना एवं लोक संपर्क विभाग को हिंदी को पैनलाइज करना चाहिए? जी निश्चित रूप से। तो मिश्रा जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि पत्रकारों की कमी क्या एक वजह हो सकता है? पत्रकारों की कमी नहीं कह सकते, बहुत यंग लोग हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, तो पत्रकारों की कमी तो नहीं कहा जा सकता। और जिस तरह से तकनीक बढ़ा है तो ये भी नहीं कहा जा सकता है कि भाई तकनीक से काफ़ी काम चल रहा है। आप किसी भी भाषा में आप काम कर रहे हो अगर, तो आप तकनीक से भाषा बदल सकते हैं। तो प्रिंट के लिए तो ये काफ़ी अनुकूल है। और पहले होता था जैसे चैनल में कि नहीं हिंदी शुद्ध बोलना है, लेकिन अब वो थोड़ा सा बदला हुआ है कि आप जिस स्टेट में हैं वहाँ के टोन से आप बोलिए। हिंदी को लोगों ने उस तरह से एक्सेप्ट किया। आप बंगाल में हैं तो आप उस टोन में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। आप उड़ीसा के हैं तो कुछ टोन यहाँ का रहना चाहिए कि लोगों को पता चले कि नहीं उड़ीसा से रिपोर्टिंग हो रही है। इसलिए वो बहुत वजह नहीं है। लोग काफ़ी टैलेंटेड हैं, काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं और तकनीक भी है हमारे पास, तो पत्रकारों की कमी नहीं कही जा सकती है। राजस्व एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप पत्रकार को जो एक सरवाइव करने के लिए चाहिए उतना तो कम से कम मिले, अच्छे से मिले, तो वो एक राजस्व का है। वहाँ थोड़ा सा अगर सरकार की तरफ से भी मदद मिले, कुछ कंपनियों की तरफ से मिले तो काफ़ी इसमें सुधार होगा। जैसे इससे पहले हम ये आलोचना कर रहे थे कि बाहर से बहुत लोग आके यहाँ बसे हुए हैं, तो जो परंपरा का भिन्नता है, जैसे उनका कल्चर कुछ और है, हमारे परंपरा, तो क्या एक हिंदी अखबार एक माध्यम हो सकता है कि उन लोगों को उड़ीसा से जुड़ने का या उड़ीसा के लोगों को उनसे जुड़ने का? जी बिल्कुल हो सकता है और हो भी रहा है, छोटे पैमाने पे ही सही, लेकिन ये हो रहा है। हर स्टेट का अपनी अलग संस्कृति है, अपनी अलग भाषा है, और इंडिया की खूबी ही यही है कि जिसे कहते हैं विभिन्नता में एकता। तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग फ्लेवर्स हैं, अलग संस्कृति है, और एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ जुड़ने के लिए ये हिंदी एक लिंक लैंग्वेज हो सकता है। केवल साउथ को अगर छोड़ दें आप
जहाँ हिंदी के खिलाफ थोड़ी रेजिस्टेंस है। जी बाकी के हिंदुस्तान में आप देखेंगे, चाहे वो गुजरात हो इधर बंगाल हो, तो हिंदी ही ऐसी भाषा है जहाँ जो समझी जाती है, भले बोल न पाए लेकिन कम से कम समझ लेंगे लोग। जी तो डेफिनेटली उड़ीसा की जो बहुत ही लंबी परंपरा है, संस्कृति है, उसको पूरे देश में पहुंचाने के लिए हिंदी अखबार, हिंदी चैनल और हिंदी पोर्टल्स वगैरह ये एक बड़ा माध्यम जरूर बन सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि केवल दक्षिण भारत को छोड़ के जैसे पूर्व, मध्य एवं उत्तर पश्चिम भारत में हिंदी और ओडिशा को जोड़ने के लिए हिंदी एक माध्यम हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मिश्रा जी, क्या जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, व्यापार एवं पर्यटन, इन विभागों में भी हिंदी का ओडिशा में क्या महत्व है? पर्यटन में तो निश्चित रूप से है, क्योंकि जो पर्यटक आएंगे वो उड़ीसा से बाहर के यहाँ बहुत पर्यटक आते हैं जी। और जो भी उड़ीसा के बाहर के पर्यटक आएंगे वो यहाँ के बारे में कैसे जानेंगे? जी। तो उसके लिए हिंदी है और अंग्रेजी है। जी। तो और अंग्रेजी भी सभी लोग उतना पसंद नहीं करेंगे जितना हिंदी पसंद जितना करेंगे। हिंदी में करें। जी, इसलिए हिंदी निश्चित रूप से यहाँ के लिए है। और जो बाहर के लोग रह रहे हैं, सरकारी योजनाओं के बारे में उन्हें कैसे पता चलेगा? जो यहाँ वर्षों से रह रहे हैं, जिन्होंने वोटर आईडी बना लिया है, जिन्होंने यहाँ जमीन खरीद ली है, जिनकी परिचय पत्र अपना जी जिनकी अब प्लानिंग नहीं है कि वो वापस जाएं, जो यहीं बसना चाह रहे हैं, तो उनको आखिर सरकारी योजनाओं के बारे में कैसे पता चलेगा? तो निश्चित रूप से उनके लिए हिंदी एक बहुत बड़ा माध्यम है और काफ़ी हैं यहाँ हिंदी भाषी काफ़ी लोग हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए हिंदी ही एक बड़ा माध्यम है। वित्त और व्यापार के जैसे क्षेत्र में हिंदी का क्या महत्व है? नहीं, दूसरे क्षेत्रों में जो महत्व है वही महत्व वित्तीय क्षेत्र में भी है। ऐसा नहीं है कि मैंने खाली फाइनेंशियल सेक्टर में ही हिंदी ज़रूरत है, बाकी सेक्टरों में नहीं है। पूरी तरह से देखें, हर क्षेत्र में, जैसे आपने जिक्र किया पर्यटन या शिक्षा, सभी क्षेत्रों में हिंदी की ज़रूरत है, हिंदी को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। और वो काफ़ी हद तक सरकार पे निर्भर करती है कि एक भाषा को, जैसे देखिए यहाँ उड़ीसा में जैसे साउथ में है, यहाँ हिंदी के खिलाफ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। बहुत सारे नई पीढ़ी के बच्चे हिंदी आराम से बोल लेते हैं, समझ लेते हैं। हो सकता है लिखने पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर उड़िया लोग हिंदी समझ लेते हैं। हाँ। बोल भी लेते हैं, टूटी फूटी हो सकती लेकिन बोल लेते हैं। तो यहाँ हिंदी भाषा के प्रसार के काफ़ी अवसर हैं, जिनको थोड़ा बढ़ावा देने के लिए सरकार की भी एक भूमिका होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे राष्ट्रभाषा प्रचार समिति है, वो लोग थोड़ी पहल करें तो मेरे ख्याल से उड़िया भाषा भाषी लोग भी जो हैं उनमें से काफ़ी ऐसे लोग निकल सकते हैं जो हिंदी में अपनी भाषा का थोड़ी माने उन्नति हो या वो हिंदी भाषा को अपना सकते हैं। अगर थोड़ी पहल ली जाए सरकार की ओर से, दूसरे संस्था जो हिंदी के प्रचार के लिए हैं तो उनकी तरफ से पहल हो, तो यहाँ काफ़ी स्कोप है हिंदी को बढ़ने के लिए। जैसे स्कूल में आजकल बच्चों हिंदी में लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में ज़्यादातर ये दिखा जाता है। तो जो नई पीढ़ी उभर के आएंगे वो हिंदी स्पष्ट रूप से बोल लेंगे या लिख लेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है मिश्रा जी कि उड़िया मीडियम जैसे स्कूल है वहाँ पे भी हिंदी का वैसे ही जैसे लिखना और हिंदी बोलना भी उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए? ध्यान तो निश्चित रूप से देना चाहिए, और बोलना तो मुझे लग रहा है सीख ही रहे हैं बच्चे। हाँ। क्योंकि जितने कार्टून चैनल हैं सारे हिंदी में ही हैं मैक्सिमम। अब एक आध उड़िया में नजर आ रहे हैं, तो सारे बच्चे बोलेंगे। अब छोटे छोटे बच्चों को देखिए, वो कार्टून देखना शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं। लिखने में ध्यान देना चाहिए, लिखने में ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार की तरफ से पहल इसमें, जैसे कि उड़िया में यहाँ स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, वहाँ अधिक बढ़ावा दिया जाए। जिस स्तर से मुझे नहीं लग रहा कि जितना शायद उनको बढ़ावा देना चाहिए हिंदी को, स्कूलों में, उड़िया स्कूलों में उस स्तर पर नहीं दिया जा रहा है। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में तो दिया जा रहा है, वहाँ इंग्लिश भी है और हिंदी भी है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा एक ये सेकंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी को भी बढ़ावा दिया जाए तो बच्चे लिखना भी शुद्ध हो जाएगा। मतलब बोलना तो सीख रहे हैं, बोलने में कोई दिक्कत नहीं, बोलना सीख रहे हैं,
कुछ हद तक पढ़ भी रहे हैं जी। और जहाँ तक है कि नहीं सही लिखावट हो उसके लिए तो लिखना पड़ेगा, उसके लिए वहाँ वो प्रैक्टिस आवश्यक है आपको, वो ज़रूरत है एकदम। सरकार तो जो करेंगे करेंगे, लेकिन हम एक पहल तो ले सकते हैं, जैसे कि हमारे घर में जो बच्चे हैं या खुद हिंदी में लिखना कुछ शुरू करें। ओडिया मीठी भाषी है, लेकिन हिंदी भी तो राजभाषा है या फिर एक जैसे बोले संपर्क भाषा है, संदीप जी जैसे बोले थे खरी भाषा है। तो आज से हम एक पहल लेते हैं, कुछ ना कुछ हिंदी में लिखना शुरू ज़रूर करते हैं, ताकि आगे जाके जब समृद्ध ओडिशा बन जाएगा तभी हमें कोई असुविधा ना हो। संदीप जी, एक और प्रश्न है हिंदी को लेके कि जैसे हिंदी भाषी लोग जो यहाँ बसे हुए हैं किसी न किसी कारण से, तो कौन से ऐसे वर्ग के लोग हैं जिनके भीतर जैसे हिंदी का अखबार हो, और किन वर्ग के लोगों के लिए ये अच्छा है? नहीं, किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि लेबर क्लास भी है वो भी हिंदी अखबार पढ़ सकता है, और जो मिडिल क्लास या अपर क्लास है वो भी हिंदी के अखबार के ग्राहक बन सकते हैं। ऐसा कोई एक विशेष वर्ग के लिए ये है, मैं ये नहीं मानता। और ये भी नहीं मानता कि केवल बाहर से जो आके बसे हुए हैं वही हिंदी अखबार पढ़ेंगे, बाकी कोई नहीं पढ़ेगा। यहाँ भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ हिंदी पढ़ने वाले हैं, और हिंदी को बढ़ावा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और यहाँ भुवनेश्वर में कई सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं जहाँ आप कैंपस में जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये उड़ीसा में है। या तो अंग्रेजी में बच्चे बात करते सुनाई देते हैं या फिर हिंदी में। उड़िया बहुत कम ही, माने एक तरह से कह सकते हैं उड़िया खतरे में है। लेकिन यहाँ मैं ये तो कभी नहीं कहूँगा कि उड़िया को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। उड़िया पहली जो प्राथमिक शिक्षा उसमें सबसे ज़्यादा महत्व उड़िया को ही दिया जाना चाहिए। लेकिन प्राइमरी के बाद जब हाई स्कूल तक आते हैं उस समय मुझे लगता है हिंदी और अंग्रेजी, जैसे हम लोग पढ़ाई करते थे स्कूल में तो उस समय 3 लैंग्वेज पॉलिसी हुआ करती थी, उड़िया, अंग्रेजी और हिंदी या संस्कृत, इन दोनों में आपको चुनना पड़ता था। जिसकी वजह से हमारे जनरेशन के बहुत सारे लोग हिंदी में एक माने काम चलाऊ नॉलेज उनका हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे वो पॉलिसी चेंज हुई, जो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं रहा, वो 3 लैंग्वेज पॉलिसी। और भारतीय लोगों की एक खासियत है कि 1 से 2 से ज़्यादा लैंग्वेज में भी वो प्रोफिशिएंट हो सकते हैं। और ये खासियत है हमारी। बहुत सारे देश हैं जहाँ एक ही लैंग्वेज बोली जाती है, उनको दूसरे लैंग्वेज सीखने की ना कोई चाह होती है ना कोई क्षमता। लेकिन हम भारतीय लोग एक क्षमता है। मैंने देखा है, मैं खुद भी 3 लैंग्वेज में काम करता हूँ, उड़िया में काम करता हूँ, हिंदी में काम करता हूँ, अंग्रेजी में भी काम करता हूँ, काम चलाओ बंगला भी बोल लेता हूँ, थोड़ी बहुत उर्दू भी बोल लेता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो 1 से अधिक भाषा में बोलने की और लिखने की क्षमता रखते हैं। विशेष रूप से बच्चों में तो ये काफ़ी होता है। बिल्कुल। वो तो आपके साथ उड़िया बोलना शुरू करेंगे, उन्हें पता है कि ये हिंदी भाषी है, तो आधे सेंटेंस से हिंदी में चेंज हो जाएंगे। आपको कुछ वहाँ सोचने की जरूरत नहीं है, उनको पता है कि आप उड़िया जानते हैं तो आपसे उड़िया में बात करेंगे, वही सेंटेंस आधे में भी हिंदी में चेंज हो सकता है। उनके लिए ये कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है। जो नई पीढ़ी जो है वो धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो जैसे सर बोले कि ओडिया खतरे में है, लेकिन हम अभी देखते हैं कि जैसे ओडिया गानों को भी, संबलपुरी को भी इंटरनेशनल लेवल में प्रेजेंट, नेशनल लेवल में प्रेजेंट किया जाता है। तो ये मुद्दा है कि अगर ओडिशा की संस्कृति भी हम बाहर लेके जाएंगे तो वो भी एक संपर्क भाषा होना चाहिए कि बाहर के लोग समझ पाए। तो निश्चित रूप बढ़ावा सभी भाषा को मिलना चाहिए जी, आखिर क्योंकि उसमें जो टेस्ट है भाषा का जी, वो अगर नहीं मिलेगा तो वो जो हाँ उच्चारण का जो अंतर है वो होगा। आप कहेंगे ये रजो उत्सव है और हिंदी वाले जो नहीं जानेंगे वो पढ़ेंगे अच्छा रजो है तो रज उत्सव है, तो वो आखिर रजो उत्सव हिंदी वाले कैसे बोलेंगे जब तक वो जानेंगे नहीं। हाँ, वो जो भाषा का एक चेंज है वो थोड़ा सा, यहाँ उड़िया में बोल रहे हैं तो ममता बोलेंगे, लेकिन हिंदी में बोलेंगे तो ममता बोलेंगे। तो उड़िया के जो शब्द हैं, उड़िया के जो पर्व हैं
ओडिया का जो खान पान है जी। उसको बाहर के लोग कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? तो वो उनको भी जानना चाहिए। जी और जितनी भाषा आप जानेंगे उतना आप भारत को जान सकेंगे। जी बिना आप भारत को भाषा जाने या वहाँ गए आप भारत को नहीं जान सकते। जी इसलिए महात्मा गांधी जब भारत आए वहाँ दक्षिण अफ्रीका से, जी तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम पहले भारत को घूम कर देखेंगे। उसके बाद हम आगे कुछ डिसीजन लेंगे। तो काफ़ी दिनों तक उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। उसके बाद उन्होंने आंदोलन के बारे में सोचा कि मुझे किस तरह का आंदोलन चलाना है। तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि भाई सबको सारे स्टेट में जितने हैं वहाँ देखना चाहिए, कुछ वहाँ के लैंग्वेज को सीखिए, कुछ वहाँ बोलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, लोग हंसेंगे, आपको जी। प्रोत्साहन भी देंगे, जी तो वो एक उनको भी मज़ा आता है सुनने में। जब कोई उड़िया भाषी हिंदी बोलते हैं तो हम लोगों को अच्छा लगता है कि अच्छा ये उड़िया लेकिन हिंदी बोल रहे हैं। जी वो जो है उस तरह से हम लोग भी बोलते हैं तो यहाँ उड़िया भाषी लोगों को भी अच्छा लगता है कि अच्छा आप हिंदी के हैं लेकिन आप उड़िया बोल रहे हैं। तो वो जो एक मेल मिलाप है, विविधता में एकता प्रकट कैसे होगा? एक ही प्रकट भाषा कैसे रह होगा? जाएगा तो वो तो रहेगा नहीं। इसलिए वो जरूरी है कि सब भाषा को जानें, थोड़ा थोड़ा समझें उसको, तो जी। उससे एक पूरे भारत की विविधता सबके सामने आएगी। सबके सामने आएगी। जैसे हिंदी भाषी लोगों के लिए हिंदी अखबार ये यथार्थ, ये आलोचना में निकल आया कि ये यथार्थ है कि हिंदी भाषी लोगों के लिए हिंदी अखबार या हिंदी पोर्टल चलना चाहिए, लेकिन ओडिया भाषी को भी हिंदी जानना चाहिए। इसका क्या आपके विचार है, बताएंगे? देखिए, हर किसी को वो अपनी भाषा के अलावा एक और भाषा कम से कम जरूर सीखनी चाहिए। जी और हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अभी अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही सीखना जरूरी है। जी मान लीजिए आप पढ़ाई भले ही यहीं करें, लेकिन आपकी नौकरी लगेगी कहीं दूसरे स्टेट में, जी तो वहाँ तो उड़िया कोई समझेगा नहीं। जी तो आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों का अगर ज्ञान हो जी तो आपको लोगों से संपर्क बनाने में और अपने काम में काफ़ी आसानी हो जाएगी। जी तो मेरे ख्याल से हर उड़िया बच्चे के लिए जी हिंदी और अंग्रेजी जी। दोनों ही सीखना जरूरी है, जी बगैर उड़िया को जी। नज़रअंदाज करते हुए। उड़िया फर्स्ट एजुकेशन उड़िया में ही होना चाहिए, जी लेकिन हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान हो जी तो नौकरी के मैदान में आपके चांसेस भी बढ़ेंगे। जी अगर मान लीजिए दो आदमी Survive आते हैं आसानी से करेगा। जिसमें जिनमें एक को केवल उड़िया आती है जी और दूसरे को उड़िया के साथ हिंदी या अंग्रेजी आती है, जी। तो जाहिर है जो आदमी हिंदी या अंग्रेजी का ज्ञान रखता है उसके चांसेस बेहतर रहेंगे। तो उड़िया के अलावा जिस स्टेट का भी हो, यहाँ हम उड़ीसा के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं इसलिए उड़ीसा, जी लेकिन किसी भी स्टेट्स का आदमी हो, जी अगर अपनी भाषा के अलावा अंग्रेजी और हिंदी जी का ज्ञान उसको हो तो हर तरह से आसानी होगी। कहीं बाहर जाके काम करने में पहली बात काम मिलने में भी आसानी होगी। जी तो हर किसी को हिंदी और अंग्रेजी दोनों सीखना चाहिए। एक वर्किंग नॉलेज जिसे कहते हैं, आपको पंडित होने की, हिंदी के पंडित होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप लिख पढ़ सकें, बोल सकें, समझ सकें, उतना ही काफ़ी है। मिश्रा जी, आपका क्या विचार है? जैसे हिंदी ओडिया भाषी लोग हिंदी लिखना और पढ़ना कितना ज़रूरी है? नहीं, निश्चित रूप से, मतलब कि बहुत हम ये नहीं कहेंगे। देखिए, ओडिया भाषा जो भी मातृभाषा है उसका तो महत्व सबसे अधिक है, आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे से आप सीखेंगे तो वो जो सोच है आपकी वो मातृभाषा में ही आएगी। जी और कोई भी भाषा आप सीख सकते हैं। आप 2 महीने 3 महीने किसी भाषा में लगाइए, 4 महीने लगाइए, तो आप वो भाषा, कोई भी भाषा आप सीख सकते हैं। आप बोलना सीखने लगेंगे। और आप चलिए बाहर उड़ीसा के, उनको अच्छा लगेगा आप अगर बोलेंगे तो वहाँ कोई ये व्यवधान नहीं है कि आप किस तरह से हिंदी बोल रहे हैं। जी जी क्योंकि इतनी जगह हिंदी बोली जाती है और इतने वो बोली में, भाषा में तो सभी जगह एक रूपता है लिखने में, लेकिन बोली में वो काफ़ी भिन्नता है। आप दिल्ली की बोली अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है, हरियाणा की अलग है। यहाँ तक बिहार में आप 5 जगह जाएंगे तो वो 5 बोलियां आपको लगेंगी। बंगाल के लोग बोलते हैं तो वहाँ का एक अलग है, असम के लोग बोलते हैं, तो वो बोली सबने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कि अंग्रेज लोग यहाँ हिंदी आकर बोलेंगे तो फिल्मों में हम लोग देखते हैं कि वो किस तरह से बोलते हैं, तो वो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं।
उसी तरह से हो गया है कि हिंदी जहाँ के लोग रहेंगे, अच्छा इस तरह से आप हिंदी बोलेंगे, तो वो लोगों में एकदम एक्सेप्टेंस बढ़ गया है, वहाँ को एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं है। अब मुझे लगता है यहाँ भी कोई मतलब कि हिंदी को एक्सेप्ट करने में लोगों को दिक्कत नहीं है, लेकिन एक संपर्क भाषा के रूप में निश्चित रूप से हिंदी एक अच्छी माध्यम है। जी जी जी। धन्यवाद संदीप जी, धन्यवाद अमितांशु मिश्रा जी कि आप लोग समय दिए, अपना महत्वपूर्ण और बहुत सी जानकारियाँ मिलने लगी कि हिंदी के बारे में, हिंदी एक अच्छी माध्यम हो सकती है। दर्शक बंधु, हिंदी एक संपर्क भाषा है जो आज हमें जानने को मिला, तो कुछ ना कुछ कोशिश कीजिए हिंदी में लिखने की, पढ़ने की या हिंदी बोलने की। तो इसके साथ ही आज के अध्याय को यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार।